नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फैक्ट आई के ऊपर। दोस्तों, मैं डॉक्टर मुनीश कुमार आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल के अंदर। जैसा सबको पता है, अभी आज इस महामारी के समय में हर कोई भाग दौड़ रहा है। जैसे कि कुछ सच्चाइयाँ जो हमारे सामने हैं जिसको हम मतलब अनदेखा नहीं कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल में बेड ना मिलना, ऑक्सीजन की कमी होना, सीवीआरटी हो जाना, और मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मतलब नहीं भी ना चाहते हुए भी हमें देखनी पड़ती है। तो ऐसे ही आज हम इस सेशन के थ्रू आयुर्वेद के कुछ ऐसे नुस्खे या जो घरेलू उपाय के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत माइल्ड मैनेजमेंट के अंदर, या कह लीजिए भी एज अ फर्स्ट एड हम उन्हें यूज कर सकते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट नहीं, एज अ फर्स्ट एड भी कहीं ना कहीं हम एक बार के लिए उस पर्टिकुलर सिम्टम्स को, अगर कोई रात बेरात अगर कोई फॉर एग्जांपल डिफिकल्टी होती है, इमरजेंसी होती है, तो हमें उस तरीके को किस तरीके से मैनेज करना है उस चीज को, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। और शुरुआत मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आयुर्वेद की यहाँ पे बात चल रही है तो आयुर्वेद के कुछ एक सिद्धांत हैं, और उन सिद्धांतों से मैं शुरुआत करूँगा, और फिर उन्हीं सिद्धांतों से शुरू करता हुआ उनके बारे में बताता हुआ हम आगे के सेशन आगे चलेंगे। ऐसे ही घरेलू नुस्खों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे कहीं ना कहीं रसोई के अंदर मौजूद चीज़ों से, हल्दी हुई, अजवाइन हुई, सौंठ हुई, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक हमारे ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं हमारे पास है, या ट्रीटमेंट नहीं कह लीजिए, फर्स्ट एड कहीं ना कहीं हमारे पास है, और हमें उसे यूज किस तरीके से करना है आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये होती है अभी जो आयुर्वेद है, सबसे पहले उसका एक दिनचर्या, उसने मतलब आयुर्वेद ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो मैं कहूँगा अभी शुरू के ही अध्यायों में, चाहे वो कोई भी आचार्य है, किसी ने भी आयुर्वेद ग्रंथ शास्त्र लिखे हैं, तो उन्होंने शुरू के अध्यायों में कहीं ना कहीं इस चीज का जिक्र किया है, दिनचर्या का। ठीक है, अब दिनचर्या का जिक्र किया तो दिनचर्या किस तरीके की होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज जो उसके अंदर आ जाती है, उन्होंने बोला ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठते, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। देखिए, इतनी पुरानी साइंस है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं बात करूं भी मॉडर्न साइंस से भी कहीं ना कहीं पहले की जो साइंस है, आयुर्वेदिक साइंस है, इतनी बड़ी मेडिकल साइंस है भी, काफी हद तक लोगों की मतलब इवन लाइफ सेविंग भी रही है। तो उसके अंदर ये चीज मैं कहूं भी सबसे पहले उन्होंने क्यों डिस्कस की, सबसे पहले हर आचार्य ने या हर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर्स ने या वैद्यों ने ये चीज सबसे पहले क्यों डिस्कस की भी, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना। और खासकर जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज का समर्थन करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में लिखते हैं भी, सुबह जल्दी उठना एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अगर हम उस चीज को ही करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। इस चीज के बारे में मैंने आपको बताया था भी, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, खास करके उसमें ऑक्सीजन की जो एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो सबसे ज्यादा दिन के उस समय में होती है, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे। और खास करके जब उसमें हम प्राणायाम वगैरह करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारे जो लंग्स है, हमारे फेफड़ों को इतना मजबूत बनाते हैं जिससे कि वो आसपास मतलब एक दो फुट तो आसपास इन्फेक्शन कोई भटकने नहीं देता, या अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो हमारे फेफड़े इतने ज्यादा मजबूत हो जाते हैं भी, कहीं ना कहीं उस इन्फेक्शन से लड़ने की उनके अंदर बहुत अच्छी क्षमता होती है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, जो सुबह जल्दी उठना है वो कहीं ना कहीं हमारे हॉर्मोन्स को नॉर्मल सिक्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, हमारी मेमोरी को बढ़ाता है, और मैं बात करूं हमारे जो बबल हैबिट है उनको नॉर्मल रखता है। तो ऐसे ना जाने अनगिनत कितने ही फायदे हैं, हम अगर सुबह सिर्फ जल्दी उठते हैं, सारा दिन आलस नहीं रहता, हमारी बॉडी एकदम से एक्टिव रहती है। अब जैसे ही सुबह उठते हैं तो आयुर्वेद के अंदर दूसरा चीज जो आती है वो ये आती है भी, आप सुबह उठते सारे कम से कम 1 से 2 गिलास गर्म पानी पीजिए। देखिए, आयुर्वेद से ये चीज कहता है भी, अगर आप 1 से 2 गिलास गर्म पानी पीते हैं तो सुबह का जो पिया हुआ गुनगुना पानी या गर्म पानी है वो हमारे शरीर के हर एक हिस्से से होकर गुजरता है। जैसे ही पेट में गया, पेट में हो जाने के बाद वो एब्जॉर्व हो जाता है, और वही हमारी नाड़ियों के द्वारा हर शरीर के हर हिस्से के अंदर पहुंचता है, और वहां से जितना वेस्ट है वो सारा का सारा वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। देखिए, ये चीज आयुर्वेद ग्रंथों में
बताई गई है भी, सुबह का पानी जो है हमारे हर एक चैनल से होकर गुजरता है। तो सोचिए अगर सिर्फ गर्म पानी नहीं ले और गर्म पानी के साथ साथ अगर उसमें से हम थोड़ी सी भी हल्दी अगर मिला दें, तो सोचिए भी कितना ज्यादा बेनिफिट, यानी ये एक तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी, सोने पे सुहागा बिल्कुल भी। एक तो कहीं ना कहीं हम बेनिफिट ले ही रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो रिमूव हो ही रहे हैं। उसके साथ साथ अगर जो हल्दी है वो कहीं ना कहीं मतलब भी एंटी कैंसरस, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक का काम करती है। हमारे जितने भी स्रोतस हैं, हमारे जितने भी चैनल्स हैं, हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने का काम करती है। जो टॉक्सिक मटेरियल है वहां से जो बाहर खींचने का काम करती है वो हल्दी कर देती है। तो सोचिए सिंपल एक हल्दी सुबह के टाइम पे अगर हम ले, सिर्फ सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग में, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये हम क्या होता है अक्सर दोस्तों देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें बहुत पता होता है भी, हाँ ये चीज़ करने से बहुत फायदा होता है, पर उस चीज़ को करने का एक सही तरीका होता है। ठीक है, पानी सुबह गुनगुना पानी लेना डेफिनेटली फायदा करता है। अगर उस पानी के साथ हल्दी ले तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, बेनिफिट हमारी बॉडी को करने वाली है। हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को एकदम से साफ करती है। जिस तरह से हमारी बॉडी पूरे सुबह के टाइम पे फ्लश आउट होती है, साफ होती है, उसी तरह से हमारा ऑर्गन जो है वो पानी क्या करता है, हमारे पूरे ऑर्गन को एकदम से साफ कर देता है। फिर तीसरी चीज जो आयुर्वेद के अंदर आती है वो ये चीज आती है भी, जब आप नहाने जाएं, नहाने से करीब आधा घंटा पहले अगर हो सके तो आप आपके हाथ के तलों पे, आप अपनी नाभि पे, आप आपके पैर के तलों के ऊपर ना, अगर सरसों का तेल है, घी है, कोई भी तेल अगर आपके पास प्रेजेंट है तो आप उस चीज से उसकी मालिश कीजिए। देखिए पैर के तलों की मालिश का उन्होंने साफ साफ बोला है भी, पैर के तल की अगर मालिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो हमारे ऊर्ध्व चतुर्कोत्र विकार है, मतलब जो हमारे ऊर्ध्व चतुर्कोत्र मतलब जितने भी हमारे कंधे से ऊपर गर्दन और जो सिर के विकार हैं, विकार मतलब कोई भी बीमारी है वो नहीं होती, चाहे वो कंजक्टिवाइटिस, चाहे थायराइड से रिलेटेड है, चाहे वो नर्वाइन डिसऑर्डर है, कुछ भी है, दांतों के रोग है, नाक के रोग है, कुछ भी है, कर्ण रोग है, कुछ भी है, वो नहीं होते जब हम इस चीज को करते हैं। दूसरा जैसे कि मैंने आपको बताया भी, नाभि के अंदर तेल लगाने से जितने भी हमारे बेसिकली एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, जो हमारे पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन मौजूद हैं, कहीं ना कहीं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, उनको एक ऑयली एक लुब्रिकेशन मिल जाती है, उनको एक ऑयलीनेस मिल जाती है, और उसी ऑयलीनेस से उनको स्ट्रेंथ मिलती है, कहीं ना कहीं वो अपनी फंक्शनिंग से नॉर्मल करते हैं, उन्हें एक सपोर्ट मिल जाती है उस चीज से, जो कि सबसे अच्छी चीज है। तीसरा उन्होंने बताया भी ये नाखून जो हैं इनके ऊपर जो हमारे खास करके मालिश करना तेल की, तो वो क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो है हमारे यहाँ पे नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और हमारे नर्वस सिस्टम को नॉर्मल वर्क करने के लिए वो कहीं ना कहीं इन्हीं से ही कांटेक्ट में होता है, या कह लीजिए भी नर्व एंडिंग्स जब हमारी बहुत अच्छे, जब उनको स्नेहन मिलता है या जब उनको मालिश मिलती है, जब उनको कोई एनर्जी मिलती है, तो पूरा का पूरा हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं रिफ्रेश हो जाता है। इसीलिए उन्होंने बोला भी जो आपके नाखून है इनके अंदर भी अच्छे से जो है वो कहीं ना कहीं हमें तेल की मालिश कर लेनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया भी खास करके खाना किस तरीके का होना चाहिए। देखिए खाने के बारे में हमने जो चीज डिस्कस की थी, यहाँ पे मैं एक आयुर्वेद के एक बहुत स्पेसिफिक चीज यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे किसी ने पूछा भी थायराइड के कंट्रोल के करने के लिए बताएं सर। देखिए वैसे तो थायराइड की समस्या जो मॉडर्न साइंस बोलती है भी, वो कहीं ना कहीं एक लाइफ लॉन्ग उन्हें मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या होता है, थायराइड की समस्या के लिए जो एक आसन है, जो प्राणायाम है वो बताया गया है, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। उसमें मतलब काफी लोगों को इस चीज के अंदर आराम भी मिला है। थायराइड की समस्या के अंदर बेसिकली वो है सिंहासन, जिसके अंदर बेसिकली जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो वो बहुत साउंड के साथ जब हम अंदर खींचते हैं इस तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं जितनी मैक्सिमम पावर के साथ हम खींचते हैं तो हमारे जो गले की मसल्स है ना, और जो हमारे यहीं पे हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, जो हमारे गले की मसल्स है उनके अंदर बहुत ज्यादा मतलब जोर पड़ता है, स्ट्रेच पड़ता है, जिसकी वजह से वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, और इसकी वजह से ही क्या होता है, थायराइड कहीं ना कहीं नॉर्मल कंडीशन के अंदर रहता है। सिंहासन में बार बार रिपीट करूंगा, तो इस चीज को हम अपने कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता देंगे। डेफिनेटली बहुत जबरदस्त चीज है। डेफिनेटली इस चीज को करने के बाद बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मतलब बेनिफिट होता है लोगों को इस चीज को लेके। फिर जो मैं बात करूं, हम बात कर रहे थे खाने को लेके भी, खास करके जो दिन का खाना और दोपहर का खाना तो ऑलरेडी मैंने बताया भी आपको किस तरीके से होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ना एक हमें थोड़े सा समझने की जरूरत है। देखिए एक्चुअली जो हमारे शरीर की अग्नि है
और जो बाहर की अग्नि है, जैसे सूरज की जो अग्नि है और हमारे शरीर की अग्नि, वो दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज है। किस तरीके से एक चीज है, जैसे जैसे दिन चढ़ता है, जैसे जैसे सूरज निकलता है, और वैसे वैसे हमारी भूख भी बढ़ती है। सुबह के टाइम में हमें थोड़ी सी कम भूख होती है, बट जैसे ही दोपहर के अंदर जब सूरज अपनी पूरी मतलब तो जो होता है यार, सूरज पूरा निकल चुका होता है, दोपहर का टाइम जब सूरज पूरे ताप के अंदर होता है, उसी टाइम पे भी हमें भी जो भूख लगती है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा लगती है। उस टाइम पे जो हमारी भूख होती है वो कहीं ज्यादा होती है दिन के और किसी टाइम से। तो यानी इसका मतलब ये हुआ भी, जो बाहर का और हमारे अंदर का, ये दोनों का आपस का एक अग्नि का रिलेशन है। देखिए सूरज क्या है, सूरज के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि जिंदगी में अगर ये जिंदगी चल रही है, अगर ये लाइफ चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस सूर्य की किरणों की वजह से ही चल रही है, चाहे वो सब्जी है चाहे हम है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब इसके बाद जो मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा, जो रात के खास करके जो रात का खाना है, उसके अंदर आयुर्वेद ने एक चीज बोली है भी, रात के खाने के अंदर हमें नमक की आवश्यकता नहीं होती है। और जो दिन का खाना होता है, वो दिन का खाना जो है वो बेसिकली अगर सेंधा नमक यूज किया जाए तो बहुत बेस्ट है। आयुर्वेद के अंदर ये चीज बहुत पुराने काफी टाइम से मेंशन है भी। जो बेसिकली हमारा सेंधा नमक ही एक ऐसा नमक है जो कहीं ना कहीं हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, जो कहीं ना कहीं हमें नरिशमेंट देता है। उसके अलावा और कोई भी नमक ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं हमें नरिशमेंट देता है, वो हमें खराब ही करता है, खास करके जो सफेद नमक हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से आजकल बीपी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। रात का खाना जो आयुर्वेद के अंदर बोला गया है, उन्होंने बोला भी आप नमक मत यूज कीजिए, नमक को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि रात के खाने में हमें नमक की आवश्यकता नहीं है। तो नमक की आवश्यकता के बिना हम ऐसा क्या ले सकते हैं रात के खाने में? रात के खाने में देखिए, एक तो दूध होना बहुत जरूरी है, दूध के साथ रोटी ले लीजिए, दूध के साथ खिचड़ी ले लीजिए, या दूध के साथ बेसिकली चावल ले सकते हैं, दूध के साथ आप दलिया ले सकते हैं, या यूं मैं कहूंगा अगर कुछ जो मॉडर्नाइजेशन को अगर थोड़ा सा अडॉप्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो दूध के साथ आप कॉर्नफ्लेक्स ले लीजिए, ओट्स ले लीजिए। ये कहीं रात के खाने में नमक ना हो तो वो कहीं ना कहीं हमारा बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। रात का खाना जितना हल्का हो उतना ही ज्यादा बेस्ट होता है। दूसरा मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा भी, अगर रात के खाने के बाद अगर हम छोटा सा गुड़ ले लेते हैं, अगर देसी गुड़ है तो वो, और 1000 कदम चलना, खाना खाने के बाद तुरंत सोना, आजकल हमारे हर 100 में से 90 फैमिलीज या 100 में से 90 लोगों की यही समस्या है, जिनकी वजह से उन्हें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, मोटापा बढ़ता है, ठीक है। अब यही दिक्कत है भी, खाना खाने के बाद एक तो छोटा सा गुड़ लेने की आदत डालना, क्योंकि गुड़ हमारे खाने को बहुत अच्छे तरीके से पचाने का काम करता है। आंखों में जलन होती है और उसको नींद कम आ रही है, उपाय बताएं। देखिए आंखों में जलन के लिए आप सिंपल जो रोज वाटर होता है, रोज वाटर मतलब गुलाब जल होता है, उसको अगर पानी में डाल के अगर आप छिड़केंगे तो उससे भी बहुत ज्यादा आपको आराम मिल जाएगा आंखों में इसके। और दूसरा भी, आप कहीं धूप, डायरेक्ट धूप को अवॉइड कीजिए, उसमें आपको बहुत ज्यादा आराम मिल जाएगा। और खास करके जैसे कि आप ऐसे में कर सकते हैं, आंखें बंद करके जो बेसिकली आपकी जो रुई है उसको आप गुलाब जल के अंदर डुबो के रखिए और उस चीज को अपनी आंखों के अंदर रखिए, धीरे 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 रिसने दीजिए। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके इफेक्ट कम कर देगी। इसके अलावा आपको रात को नींद कम आती है, तो रात की नींद कम करने के लिए जो बेसिकली आप रात को सोने से पहले या दिन के समय में ना, आप अपनी जो पैर की तलियां हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से मसाज कीजिए, बिल्कुल मतलब 10-15 मिनट लगा के अच्छी तरीके से मसाज कीजिए। और ये जो चीज है ना, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी, क्योंकि जो पैर की तली को मसाज करना, कहीं ना कहीं मैंने जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया था, पैर की तलियों के नीचे जो हमारे ऊर्ध्व जत्रुकत विकार इशू हैं वो सारे के सारे ही नीचे बैठते, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी एक नींद की समस्या भी आ जाती है। तो जितने भी मान लो, सिर्फ नींद ही नहीं, जो लोग डिप्रेशन से हैं कहीं ना कहीं, उनको भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है पैर के नीचे की तलियों को घी से, या सरसों का तेल है या ओलिव ऑयल है, आपके घर में कोई भी तिल का तेल है, तो उससे मसाज कीजिए, अच्छी तरह मसाज कीजिए। तो डेफिनेटली रात को सोने से पहले तो बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर फर्क महसूस करेंगे आप, आपको नींद अच्छे से आने लगेगी। और दूसरा, बिल्कुल आप ब्राह्मी जैसे वो यूज कर सकते हैं, ब्राह्मी से आपको मतलब आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होगा, प्राणायाम होगा, उससे आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होगा। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आप अपने मतलब ब्राह्मी का शरबत आता है, आप सिंपल दूध में डाल के या पानी के में डाल के भी ले सकते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा आराम मिलने वाला है, ठीक है। बाकी रही आंखों के जलन की बात, तो सिंपल अगर आप घी वगैरह भी होता है उसको भी अगर आप एक आयुर्वेद का एक नेत्र तर्पण का वो होता है, पर वो एक प्रोसीजर है, तो उसमें अगर घी वगैरह में आंखें डुबोई जाती है तो उसमें बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। तो आपके आसपास का कोई आयुर्वेद चिकित्सक है तो उससे सलाह ले सकते हैं आप इस चीज के बारे में।
तो रही बात यहाँ पे बात कर रहा था भाई मैं रात के खाने की जगह, हाँ हाँ रात के खाने की जगह। तो एक जो चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, रात को एक तो खाना खाने के बाद अगर आप गुड़ ले लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको खाने को पचाने का काम करता है। दूसरा, रात के खाने में नमक नहीं लेना। तीसरा, खाना खाने के बाद कम से कम 1000 कदम चलना, ताकि रात का खाना बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। खाना खाने के तुरंत बाद सोना लेटना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत गलत हैबिट है। ये बहुत सारे रोगों और भी रोगों को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि रात के खाने में हम, क्योंकि हम क्या है, हमारी बॉडी रिलैक्स पोजीशन में जाएगी, नींद में जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं जरूरी मतलब नहीं होता हमारी बॉडी के लिए उतना खाना या उतनी कैलोरीज, और हम एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए गलत ही होती है। और रात को मीठा, और जितना हो सके मीठा भी, और नमक की जितना हो सके उतना ही कम लीजिए। फिर मैं एक, हाँ सोने, रात को जब सोने के लिए जाते हैं, देखिए एक तो दिन के टाइम में बिल्कुल नहीं सोना होता, क्योंकि दिन के टाइम में सोने से भारीपन आता है और मोटापा आता है, आलस सा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो हमारा ब्रेन है कहीं ना कहीं हर पूरा दिन ही सुस्त सा रहता है, ठीक है, आलस में रहता है। और जो अगर रात का टाइम जो होता है, बेसिकली कब सबसे बेस्ट होता है सोने का, तो रात का जो 10 बजे से जो पहले का समय है वो सबसे बेस्ट है सोने के लिए, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है दोषों का, जिसके अंदर वात, पित्त और कफ 3 चीजें आती हैं। तो 10 बजे के बाद बताया जाता है भी पित्त काल शुरू हो जाता है। ऐसे में पित्त काल शुरू होने की वजह से क्या होता है भी, अगर उस टाइम में कोई व्यक्ति अगर नींद लेता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो नींद उतनी फलदायक नहीं होती जितनी नींद को असल में होना चाहिए। एक्चुअली बॉडी क्या है, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं पूरी रिलैक्स्ड फॉर्म में होती है। तो कहीं ना कहीं जब हम सोते हैं तो उस रिलैक्सेशन के लिए अगर हम 10 बजे से पहले सो जाते हैं तो एक हमारी बॉडी पूरी एक मतलब भी रिलैक्स फॉर्म में होती है। बट जब वैसे भी पित्त क्या है, अग्नि का काम है, जब उस चीज के अंदर अगर हम सोने की कोशिश करते हैं 10 बजे के बाद अगर हम सोचते हैं, तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें हमें, जैसे कि हमारा सब्र कम होने लगता है, लो पेशेंस के जो लोग होते हैं, खास करके हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जिन्हें होती है, वो इस वजह से भी हो सकते हैं, एक कारण में से ये भी है। और दूसरा मैं बोलूँ भी, बार बार वो एक ख्याल, वही बार बार ख्याल आने लगते हैं, या एक मतलब बिना वजह का डर, वो चीज। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अगर रात के 10 बजे के बाद जब हम पित्त काल के अंदर सोते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बार बार तंग करती हैं। तो ऐसे बेस्ट टाइम यही है कि अगर हम उस चीज से पहले सो जाए, रात के अगर 10 बजे से पहले सो जाए, तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट है। अगर, क्योंकि जितना जल्दी सोएंगे उतना ही जल्दी उठ पाएंगे, और जितना जल्दी उठ पाएंगे उतना ही हमारी बॉडी जो है, पूरे हॉर्मोन्स, हमारे जो पूरे ऑर्गन्स है, जो हमारी पूरी बॉडी एक बहुत अच्छे वे में काम करेगी, बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। ब्लैक फंगस नई बीमारी से बचने के लिए क्या करें, इसकी जानकारी साझा करें। देखिए यहाँ पे जो ब्लैक फंगस की बीमारी है, बेसिकली ये क्यों हो रही है, इसको सबसे पहले समझना जरूरी होता है, ठीक है। ब्लैक फंगस क्या है, एक इस तरह का फंगल इन्फेक्शन है जिसको म्यूकरमाइकोसिस भी बोल देते हैं। ये म्यूकरमाइटिस करके कुछ ऐसी फंगस होती है, इसकी वजह से ये बीमारी होती है। और ये बीमारी क्यों होती है, इसके 2-4 कारण हैं। एक तो जब क्या होता है भी, एक कोई भी पेशेंट बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स के ऊपर होता है, एक तो वो समस्या होती है। दूसरा, उसे अगर कोई सांस की समस्या पहले से रहती है, वो भी एक समस्या होती है। तीसरा, अगर घर की, क्योंकि बेसिकली जहां पे सीलन होती है वहां पे ये फंगस होती है, और घर की अगर दीवारें कहीं सीलन की हैं तो वो चीज होती है, तो उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके लक्षण जैसे कि ब्रेथलेस होना, बुखार होना, थकावट होना, और काले काले से धब्बे होना। बेसिकली ये बीमारी, आप ब्लैक फंगस नई नहीं है, ये बीमारी पुरानी ही है, ये फंगल इन्फेक्शन पुराना ही है, इसका ट्रीटमेंट भी मौजूद है। बट बात हमें ये है भी, हमें टाइम रहते इस चीज को, फॉर एग्जाम्पल ये आजकल जो हो रही है, ये पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा हो रही है, जिन लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन होता है उनको बहुत ज्यादा हो रही है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोरोना के ट्रीटमेंट के अंदर कहीं ना कहीं स्टीरॉइड्स यूज है, रेफिनेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंदर स्टीरॉइड यूज होती है, और स्टीरॉइड हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, इसी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में क्या है, हमें अगर बच के, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी है, उसको अगर कोरोना से इन्फेक्शन हुआ है और हॉस्पिटल से वो घर की तरफ आया, तो कहीं ना कहीं आप इस चीजों को अवॉइड करें। जैसे घर के अंदर अगर सीलन है तो प्लीज उस चीज को कहीं ना कहीं अवॉइड कीजिए, ऐसे कमरे में ना बिठाएं उस पेशेंट को, आसपास पूरी सफाई रखें, और जितना हो सके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहिए, और टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए, क्योंकि डेफिनेटली इस चीज का मेडिकल ही ट्रीटमेंट है, मेडिसिन से ही इस चीज का ट्रीटमेंट होता है। तो डॉक्टर से इमीडिएटली मिले अगर जैसे ही आपको कोई इस तरह की समस्या दिखती है, हल्की फुल्की सैचुरेशन में या ब्रेथलेसनेस आपको दिखती है, तो कोई थोड़ा बड़ा काला धब्बा दिखता है, तो डेफिनेटली इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और इमीडिएटली आप ट्रीटमेंट में जाइए, तो डेफिनेटली इस चीज से रिकवर हो जाएंगे। जी बिल्कुल।
तो हाउ टू गेट क्योर फ्रॉम कोल्ड बाय होम रेमेडीज। हाँ जी, डेफिनेटली मैं नेक्स्ट इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैनल से निवेदन है कि सभी इसको लाइक करें हफ्ते या एक या दो बार जरूर होने चाहिए जी। विनोद जी, ये जो प्रोग्राम है डेली शाम को 7 बजे लाइव होता है, जिसमें हम लाइव आते हैं, और लाइव आने के बाद आपके कोई सवाल होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। किसी कारण वजह से जब कभी भी किसी तकनीकी कारण होते हैं या कुछ ट्रैवलिंग वगैरह के कुछ इस तरह की दिक्कत हुई तो एक आधा दिन ऐसा मिस हो जाता है, अदरवाइज ये प्रोग्राम डेली शाम को 7 बजे लाइव आता है। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा भी, हम कोल्ड को जुकाम वगैरह को है किस तरीके से इस बेसिकली हम घर में रहते हुए ट्रीट कर सकते हैं जी। बेसिकली मैं इसी चीज के ऊपर आ रहा हूँ। तो कोल्ड भी आएगा और इस चीज को मैं एक सीक्वेंस में लेता जा रहा हूँ। तो सबसे पहले डेफिनेटली आई विल कम टू द पॉइंट बी हाउ कोल्ड कैन बी ट्रीटेड। तो सबसे पहले एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा भी, कभी कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है घर के अंदर, इमरजेंसी कंडीशन होने के बाद आपको ऐसा लगता है भी यार नाक बंद हो रहा है, गला बंद हो रहा है, सांस ठीक से नहीं आ रही है, ठीक है, थोड़ी सी छाती के अंदर भारीपन सा लग रहा है, ऐसे केस में मतलब भी क्या कर ऐसे में अगर फॉर एग्जांपल रात का टाइम है, 2-3 बजे हैं, आपके आसपास कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, आपके आसपास कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है, आपका फोन, आपके कोई भी डॉक्टर आपका फोन नहीं उठा रहा, आपके पड़ोसी आपका फोन नहीं उठा रहा, जिसकी वजह से आप इमरजेंसी में मिलने से रह रहे हैं, या जब तक कोई साथ वाला इस चीज को मैनेज कर सकता है तब तक आप देखिए, एक काम यहाँ पे मैं बताऊंगा भी, ये एक फर्स्ट एड का तरीका है। ऐसे में क्या कर सकते हैं भी, आयुर्वेद का जो बहुत पुराना नुस्खा है उसमें ये कहा गया है भी, ऐसे में लहसुन हुआ या प्याज हुआ या गाजर हुई, ऐसे में सिर्फ एक चीज है, या तो लहसुन या प्याज या गाजर हुई, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं भी, आप आपके घर में वो एक पीसने वाला होता है जिसको बोलते हैं खल, छोटा सा होता है जिसके अंदर चाय के लिए या कोई मसाला कूटा जाता है या कुछ इस तरीके से। तो ऐसे में अगर आप लहसुन को करते हैं या सिर्फ प्याज को आप उसके अंदर कूटते हैं, कूटने के बाद अगर आप उसका हाथ से ही रस निकाल लेते हैं, हाथ से रस निकालने के बाद आप सिर्फ एक बूंद एक नाक में डाल दीजिए और एक बूंद दूसरी नाक के अंदर डाल दीजिए, ये मतलब एकदम से इमरजेंसी में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत टाइम के लिए रिलीफ देने के लिए आपको खुद मतलब किसी पेशेंट को खुद को फील होने लगेगा भी हाँ, मुझे कहीं ना कहीं मतलब सांस लेने में थोड़ा सा आराम हो रहा है। ये हम इमरजेंसी के लिए आयुर्वेद का एक नुस्खा है जिसको हम अपना सकते हैं इमरजेंसी की कंडीशन में एज अ फर्स्ट एड। तो एक और चीज भी, लहसुन हो गया, प्याज हो गया या गाजर हो गया, इनका एक एक बूंद, क्योंकि खास करके बहुत लोग इस चीज से कंसर्ट रहते हैं भी क्या हम मतलब भी इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल सेफ है, इस चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इस चीज को कर सकते हैं, खासकर जब इमरजेंसी का टाइम हो। डेफिनेटली जब दिन का टाइम है और अगर आपको लग रहा है इस तरह की, तो डेफिनेटली आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करिए। पर रात का टाइम कई बार ऐसा होता है भी आप इमरजेंसी में उस चीज को मैनेज करना चाहते हैं, या दिन के टाइम में भी कई बार मैनेज करना चाहते हैं भी, सांस में दिक्कत हो रही है और कुछ मतलब मेडिकल स्टोर भी आसपास खुले नहीं है, जिसकी वजह से आप या तो इनहेलेशन नेबुलाइजर नहीं दे सकते। तो ऐसे में एक तो आप नाक के अंदर डालिए सिर्फ एक एक बूंद, और दूसरी तरफ अगर आप एक स्टीम, जैसे कि स्टीम यहाँ पे नीम के पत्ते 100 ग्राम डाल के और गिलोय के 100 ग्राम पत्ते डाल के उस चीज की अगर स्टीम दे सकते हैं तो वो बहुत ही बेस्ट है, वो स्टीम दीजिए। तो इस चीज में आपको बहुत मदद साबित होगी, बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। एक यहाँ पे जो मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ, देखिए प्रकृति के अंदर ना, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो आयुर्वेद है, चाहे वो मॉडर्न है, वो बोलती है भी कुल मिला के 6 रस होते हैं, जिसमें आयुर्वेद में बोला जाता है मधुर, अम्ल, लवण और कटु, तिक्त और कषाय, जिसे हम बोल देते हैं स्वीट, एस्ट्रिंजेंट, सिट्रस या पंजेंट का हो गया या बिटर हो गया। तो ऐसे उन्होंने बोले कि ये टेस्ट होते हैं। दुनिया में कोई भी खाने वाली चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं 6 टेस्ट या इन्हीं 6 रसों के बीच में होती हैं, और इन 6 रसों का हमारे स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा रिलेशन होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर मधुर रस, अगर हम मीठा ज्यादा खाते हैं तो कहीं ना कहीं डायबिटीज या शुगर होने का डर रहता है, राइट। नमकीन ज्यादा खाते हैं तो कहीं ना कहीं बीपी, ब्लड प्रेशर की समस्या होने का डर रहता है। तो ऐसे में क्या होता है भी, फॉर एग्जांपल आप 6 रस, पर देखिए कुदरत, आयुर्वेद या कुदरत का एक सबसे जो बेशकीमती तोहफा है, वो तोहफा है आंवला, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके अंदर ये 6 रस मौजूद हों, बट आंवला एकमात्र ऐसी चीज है जिसके अंदर 6 रस मौजूद होते हैं। इसीलिए आंवले का सेवन, डेली एक आंवले का सेवन करना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। ये तो सबको ही पता है भी, आंवला जो है वो विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है,
ठीक है। जैसे फिर लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था भी आंवला की, क्योंकि विटामिन सी जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं इस चीज से हमें किस तरीके से रिकवर करना है, तो सॉरी, आंवला हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं उस चीज के कैसे पूर्ति करनी है हमें। आंवला देखिए, 100 ग्राम आंवले के अंदर 1 ग्राम विटामिन सी होता है, और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसी कोई भी औषधि नहीं है जिसके अंदर इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर बेसिकली विटामिन सी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये एक जो चीज है, इसीलिए ये बोला जाता है भी चाहे आप किसी भी तरीके से लें, क्योंकि च्यवनप्राश है वो आंवले से बना है, पर ये चीज जरूर ध्यान रखें भी वो चाहे च्यवनप्राश है वो आंवले का ही बना होना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में कुछ भी चल रहा है, एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ पे एक सवाल है, पैरों में जलन क्यों होती है? पैरों में जलन देखिए बहुत सारे कारण होते हैं इसके, ठीक है, वो डिपेंड करता है भी आपकी एज क्या है, आपके मतलब और कोई साइड बीमारी तो नहीं है आपकी चल रही, जैसे शुगर वगैरह की समस्या से उसमें के अंदर पैरों में जलन बहुत ज्यादा हो जाती है, या किसी के अंदर जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा, आपके खान पान के अंदर ऐसी क्या चीजें, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि पैरों के जलन ऐसी क्यों हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे यही सजेशन होगी भी आप एक बार अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उस चीज से एक बार देखिए भी आपका शुगर लेवल कितना है, या कोई एक बार आप अपनी शुगर चेक करवा लीजिए। और अगर आप अपना खान पान देखिए, अगर उसमें आप ऐसी कोई औषधि ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा तो हो सकता है उसकी वजह से भी हो सकता हो, तो या बेसिकली आप ज्यादा चलना या कुछ इस तरीके से बहुत सारी हैबिट हो सकते हैं जो जिसकी वजह से, तो बहुत सारे कारण हैं वो बेसिकली हम जब सामने चीज होती है उसी को देख के ही हम बता सकते हैं भी पैरों में चलन क्यों होती है इसकी वजह से। तो बेसिकली आप यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार आप अपनी शुगर जरूर टेस्ट करवा लीजिए। तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डेफिनेटली मैं आपको तरीका बताऊंगा बच्चों की इम्यूनिटी के लिए मैं किस तरीके से बढ़ाया जाता है, और बहुत एक बढ़िया तरीका हम आपके बीच में साझा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मैं आंवले की बात कर रहा था, आंवला सिर्फ एक मतलब भी आयुर्वेद के अंदर जो आंवला है वो कहीं ना कहीं एक रसायन के बारे में जिक्र किया गया है। रसायन अभी एक तरह बहुत बड़ा रसायन है, और रसायन इस तरीके से है भी ये सिर्फ और सिर्फ किसी बीमारी को खत्म करने का काम नहीं करता। हमारी जो बीमारी की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोरोना की बात करूं, कोरोना में क्या होता है हमारे जो फेफड़े हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, हमारे फेफड़े इन्फेक्ट होने की वजह से हमारे जो फेफड़े काफी डैमेज हो जाते हैं, काफी हद तक उन्हें क्षति पहुंचती है। तो ऐसे में वो आंवला जो है हमारा रेजुनेटर का काम करता है बहुत बड़ा भी। वो कहीं ना कहीं अगर वो जो घाव लगे हैं, जो अंदर की तरफ जो छल गया है, हमारा जो लंग्स फेफड़े जो चले हैं उनको कहीं ना कहीं हील करने का जो काम करता है वो आंवला करता है। आंवला सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट भी है, रेजुनेटर भी है, और दूसरा सबसे बड़ा इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर इसके अंदर प्रोटीन मतलब इतने ज्यादा अमाउंट के अंदर इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू होती है आंवले की, जो कि बेसिकली हर चीज के अंदर हमें नरिशमेंट करने का काम करता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और मैं बता दूं भी, जैसे च्यवनप्राश है, खास करके लोग खा लेते हैं भी सर मैंने च्यवनप्राश खाया बट उस चीज से ऐसा लगता नहीं भी मुझे आराम हुआ। देखिए हर चीज की खाने की एक विधि और किस चीज के साथ खाया जाए, क्योंकि अगर च्यवनप्राश दूध के साथ खाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपना बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है, और ऐसे में लोगों को रिजल्ट मिलते भी हैं। क्योंकि सिंपल अगर च्यवनप्राश खाएं उसके मुकाबले अगर हम दूध के साथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेस्ट हमें मतलब मिलता है, रिजल्ट होता। दूसरा, आंवला जो है हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं कहीं ना कहीं उनको रिफ्रेश करने का काम करता है, क्लीनिंग करने का काम करता है, यानी अंदर से जितना जहर है वो निकालने का काम करता है आंवला। ठीक है, इसीलिए मैं मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा शुक्रिया अदा कुदरत का होता है भी उसने इतनी बड़ी जो तोहफा है वो कहीं ना कहीं हमें आंवले के रूप में दे रखी है, क्योंकि आंवला जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ऊपर की औषधि है जो कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई खा सकता है और जितना मर्जी खा सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है भी आप इतना ही खाइए इतना ना खाइए, बहुत बड़ी चीज है। चाहे वो किसी फॉर्म में लीजिए, चाहे आंवले का मुरब्बा लीजिए, चाहे आंवले की कैंडी लीजिए, चाहे आप सिंपल आप कच्चा आंवला लीजिए, चाहे आंवले का आप घर में अचार डाल के उस आंवले को यूज कीजिए, बट डेली एक आंवला खाना हमारे सेहत के लिए सबसे ज्यादा मतलब जरूरी होता है, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर विटामिन सी होता है। और विटामिन सी कहीं ना कहीं आप हम सबको पता है भी हमारी इम्यून सिस्टम, हमारे जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो कहीं ना कहीं सीधी सीधी इस आंवले के ऊपर भी डिपेंड होती है, इस आंवले से किस तरीके से बनती है। फिर यहाँ पे मैं फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को खांसी होती है, जुकाम होता है या सांस फूलती है, ऐसे में कई बार क्या होता है भी हमें डाउट होने लगता है, खांसी हुआ जुकाम हुआ और सांस फूलने लगी, यार कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, क्योंकि आजकल ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताता हूं भी, आप क्या कीजिए भी एक आधा चम्मच काली मिर्च ले लीजिए और आधा चम्मच ही घी ले लीजिए।
और आधा चम्मच मिश्री ले लीजिए। घी चाहे तो आप लें और चाहे तो आप नहीं लें, क्योंकि खांसी में कई लोगों को घी थोड़ा सा रेक्ट करती है। तो बेस्ट यहाँ पे यही है भी आप आधा चम्मच काली मिर्च ले लें और आधा चम्मच मिश्री ले लें। इन दोनों को मिला के आप क्या कीजिए, सिर्फ एक चुटकी लीजिए, चुटकी लेके आप मुंह में रखिए और धीरे धीरे उसे चूसते रहिए। जैसे जैसे आप उस चीज को जितनी मतलब हर 10-15 मिनट बाद जब आप एक चुटकी लेंगे उसकी काली मिर्च की और मिश्री की एक चुटकी जब आप मुंह में लेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा भी कहीं ना कहीं जो आपके मतलब गले के अंदर कोई रुकावट थी या सांस फूल रही थी या खांसी हो रही थी या कोई जुकाम हो रहा था, उसमें आपको धीरे धीरे ऐसे लगेगा भी जैसे आपको आराम मिलना चाहिए। जी ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे नंबर इस तरह से डिस्प्ले करना थोड़ा सा सही नहीं होगा, तो आप प्लीज पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जैसे जैसे आप एक चुटकी भर, जैसे चुटकी भर चुटकी हर 10-15 मिनट में आप जैसे चुटकी भर चुटकी आप काली मिर्च और इस तरीके से मिश्री लेते जाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत, क्योंकि काली मिर्च क्या करती है, ब्रोंकोडायलेटर का काम करती है, हमारे जो सांस नली को खोलने का काम करती है। तो ऐसे में क्या होता है भी ये बहुत अच्छा काम करता है, जैसे डायलेट होता है तो हमें कहीं ना कहीं रिलीफ महसूस होने लगता है। फिर खांसी का मैं एक बहुत पुराना नुस्खा जो खास करके काफी लोग करते भी हैं, वो चीज मैं यहाँ पे एक डिस्कस करना चाहूंगा भी जिनको खांसी होती है और खांसी काफी लंबे समय से होती है, खास करके जो कोरोना के बाद के जो लोग होते हैं उनको ये महसूस होता है भी यार मेरी खांसी क्यों नहीं खत्म हो रही, क्योंकि कोरोना के बाद कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते या किसी किसी को 1 महीने 1.5 महीने तक भी खांसी रहती है, तो एक तरह से नॉर्मल प्रोसीजर है। ऐसे में आपको एक मैं घरेलू नुस्खा बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा खास करके आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो क्या करते थे, एक भुने हुए चने लेते थे, भुने हुए चने, और एक हाथ में गुड़ लेते थे और वो उस चीज का सेवन करते थे। जब कभी खाना नहीं खाते तो इस चीज को खा लेते थे। यही चीज क्या है हमें ट्रीटमेंट के लिए यूज करनी है या खांसी के लिए यूज करनी है, बट कब करनी है वो चीज यहां पे मैटर करती है। हमें क्या करना है भी जब रात को खाना खा लिया, रात को खाना खा लिया, पानी पी लिया, मैंने जैसे बताया भी 1000 कदम आप चल लिए, सोने से जस्ट पहले, जब आप सोने जा रहे हो उससे बिल्कुल पहले, सोने से पहले आप क्या कीजिए, भुने हुए चने लीजिए और थोड़ा सा छोटा गुड़ का टुकड़ा लीजिए, आप चने चबाते जाइए और साथ साथ गुड़ चबाते जाइए। तो ऐसे में ये जो खास करके अगर आपको याद हो जो बेसन का जो हलवा होता है वो बेसिकली जिनको गले में प्रॉब्लम रहती है, गले में दर्द रहता है या हल्की फुल्की चोकिंग सी होने लगती है, तो खास करके जो हमारे घर में पुरानी महिलाएं होती हैं तो वो बेसन का हलवा देती हैं और इससे इमीडिएटली आराम मिलता है। खांसी में भी बिल्कुल आपके भुने हुए चने और गुड़ बिल्कुल उसी तरह से आपको आराम देगा, चाहे वो खांसी 6 महीने पुरानी क्यों ना हो, 8 महीने पुरानी क्यों ना हो। और ये भी माना जाता है, ऐसा कहा जाता है भी ऐसा करने से ये आपने लगातार 3 दिन तक करना है, ठीक है, रोज 3 रात 3 दिन तक इस चीज को कीजिए। और ये भी क्या है भी आगे आने वाले आपको काफी टाइम तक तो खांसी होगी भी नहीं। ये एक आयुर्वेद का बहुत जबरदस्त चीज है जो आप कर सकते हैं। फिर एक चीज होती है जैसे कि पीछे किसी ने पूछा था भी सर्दी हो जाती है, कोल्ड वगैरह हो जाता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। देखिए ऐसे में मैं आपको बताऊंगा भी आप 5 छुहारे लीजिए और 5 मुनक्के लीजिए, ठीक है, मुनक्का भी होता है घर में अगर छुहारा भी होता है। और रात में क्या कीजिए भी इनको 5 छुहारों को और मुनक्कों को रात में पानी में मतलब डुबो के रख दीजिए या पानी के अंदर रख दीजिए। जैसे ही पूरी रात उसे रहने दीजिए, सुबह उठने के बाद एक तो उसी छुहारे को और उसी मुनक्के को आप दूध में पकाइए, जितना पका सकते हैं 5-10 मिनट जरूर दूध में पकाइए। और पकाने के बाद आप अगर उसे उसका सेवन करते हैं और उसका दूध पीते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मतलब ये सर्दी तो मतलब भूल ही जाइए भी आपके आसपास फटकेगी, इतना ज्यादा आराम होगा आपको। किसके सिर्फ 5 जो छुहारे होते हैं और मुनक्का, 5 मुनक्का रात को पानी में भिगो के रखना है, पानी में भिगो के सुबह जो है वो आप दूध के साथ ले सकते हैं और दूध में उबालना है उसको। और दूध में उबालने के बाद आप उसको दूध को भी पीना है आपने और साथ साथ में इसका भी सेवन करना है। डेफिनेटली नाश्ते के समय पे डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा आराम मिलने वाला है। फिर मैं दूसरी बात करूंगा, हाँ एक जो यहाँ पे बार बार मतलब भी एक चीज का जो जिक्र आता है वो आता है ब्रीदिंग प्राणायाम का। जो अगर हम घरेलू नुस्खों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो प्राणायाम का मैं कहूँ भी इतना ज्यादा इफेक्ट है भी शायद हमें कभी इन चीजों की जरूरत पड़े ही ना। जो लोग सिर्फ प्राणायाम करते हैं तो हो सकता है भी उन्हें इन चीज की जरूरत पड़े ही ना, क्योंकि प्राणायाम जो हमारे फेफड़ों को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, इतना ज्यादा कैपेबल बना देते हैं, वो किसी भी हद तक के इन्फेक्शन को मतलब झेलने की हिम्मत रख सकते हैं, इतने कैपेबल हो जाते हैं। अब ऐसे में कौन सी एक्सरसाइज है जो सबसे बेस्ट है।
देखिए यहाँ पे मैं बात करूं भी, जो सांस को रोकना, देखिए आप एकदम से पूरा अंदर सांस खींचिए, सांस खींचने के बाद आप जितनी देर मैक्सिमम कैपेसिटी तक रोक सकते हैं उसे रोकिए, और रोकने के बाद आप उसे धीरे धीरे छोड़िए, और छोड़ने के बाद आप फिर एकदम से लंबी सांस खींचिए और नॉर्मल सांस के अंदर आ जाइए। ये जो तकनीक है, ये खास करके मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा भी, इतनी जबरदस्त तकनीक है भी, जो आपके फेफड़ों को की कैपेसिटी को इस हद तक बढ़ा देती है, आपके फेफड़ों की जो मतलब क्रियाशीलता को इतनी ज्यादा बढ़ा देती है भी, आपके फेफड़े किसी भी इन्फेक्शन को टॉलरेट करने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कोरोना तो मैं कहूंगा भी बहुत बड़े मतलब फटकेगा ही नहीं आसपास, खास करके जो प्राणायाम होता है, और अलोम, उसके बाद अनुलोम विलोम, ये प्रक्रिया होगी। और यही एक मतलब भी बात करूं, ऐसे 6-7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस प्राणायाम की तकनीक को से बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, और वही 6-7 करोड़ जिनको तरीका बताया, और इस जो खास करके इस तकनीक के पीछे जो मास्टरमाइंड मैं कहूँगा एक तरीके से, जो बहुत बड़े वैदराज हैं, वो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा ही हैं। डेफिनेटली उनका ये तरीका कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को, इवन अस्थमा जैसी बीमारी के अंदर भी बहुत ज्यादा आराम दे रहा है। ये तकनीक अगर सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में करी जाए तो मतलब भी एक कहूँ भी ट्रमेंडस रिजल्ट या अल्टीमेट रिजल्ट इस चीज के आपको मिल सकते हैं। बहुत जबरदस्त इस विधि का मैं बोलूं भी, कहीं ना कहीं बहुत मतलब ये एक बहुत बड़ी साइंस है अपने आप में, और खास करके जो ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाने की बात है वो भी कहीं ना कहीं ये साइंस है, और कहीं ना कहीं एग्जैक्टली इस चीज के बारे में भी अभी आपको और ज्यादा डिक्लेयर वैराज ही कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक विधि है जिसके द्वारा आप अपने फेफड़ों को बहुत ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। और देखिए एकदम से जब आप इस प्राणायाम को शुरू करते हैं, आप किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक गिनती गिनते हैं, 1 2 3 4। तो जब आप शुरू करते हैं, हो सकता है भी कुछ जो अधेड़ अवस्था के लोग होते हैं, कुछ जो बुजुर्ग अवस्था के लोग होते हैं, वो इतनी जल्दी कैपेबल नहीं हो पाते, तो आप इस विधि को जैसे 1:4:2 की विधि में शुरू कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जितनी समय में एक गिनती गिनते हैं, 1, इतने में सांस अंदर खींचिए, 4 की गिनती तक आप अपने सांस को रोकिए, 1 2 3 4, और 2 की गिनती में आप अपने सांस को छोड़िए। धीरे धीरे इस विधि को, इस समय को आप डबल करते जाइए, तो कहीं ना कहीं जो आपके फेफड़ों की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इस चीज को लेके। और यहाँ पे जो मैं एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा भी, जो लोग खास करके सेडेंटरी लाइफस्टाइल होते हैं, घर के अंदर ज्यादा सिर्फ उनका मतलब फिजिकल वर्क नहीं होता, ज्यादा मेहनत का काम नहीं होता, और लैपटॉप पे जैसे हम आईटी के जो होते हैं खास करके लोग, ऐसे में क्या होते हैं, वो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं 70% ही वर्क कर रहा है, बाकी का सिस्टम एक रेस्ट पोजीशन पे, 30% जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक रेस्ट पोजीशन पे है। तो पूरे लंग्स को अगर काम करने के लिए किया जाए तो ये एक सबसे बेस्ट जो है मैं बोलूंगा अभी योग है। योग, ध्यान प्लस योग की जो विधि है, ये अपने आप में बहुत बेस्ट है जी। तो फिर इसके बाद चलते हैं भी, एक ऐसी कौन सी ड्रग है बेसिकली जहां हमारे घर में बुजुर्ग लोग भी होते हैं, ठीक है, अब ऐसे में उनको इन्फेक्शन ना हो जाए या उनको कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी भी बढ़े, तो ऐसे चीज में ऐसी कौन सी एक औषधि है जो बेसिकली हम डेली हमारे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं कहूंगा भी जो अश्वगंधा है वो सबसे बेस्ट होता है। अश्वगंधा किस तरीके से लेना, किस तरीके से आपको, देखिए अश्वगंधा जो है एक बहुत बल्य है, मतलब हमारे शरीर को ताकत देने का काम करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अश्वगंधा लेने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिनको ये लगता है भी अश्वगंधा थोड़ी बहुत गर्मी करता है, तो वो साथ में थोड़ा बहुत आंवला का चूर्ण भी ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी गर्मी को कम कर देगा। और अश्वगंधा सिर्फ कोविड से बचाने का काम नहीं करता, अश्वगंधा जो हमारे लोग हैं जिनको मतलब अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसमें काम करते हैं। हमारे जो स्ट्रेस, बेसिकली जिनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है और तनाव बहुत ज्यादा होता है, उसको काम करने का काम करता है। थर्ड स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अमंग अस। अभी तक ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ अभी थर्ड स्ट्रेन है या ऐसा, मतलब ठीक है ऐसे 1-2 केसेस तो बिल्कुल सामने जरूर आए थे, बट अभी तक ऐसा मतलब सुनने में नहीं आया है भी थर्ड स्ट्रेन मतलब बहुत कॉमन हो चुकी है या फैल चुकी है या कहीं ना कहीं स्प्रेड आउट हो रही है। तो जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आती है तो वो डेफिनेटली आपको बताएंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात, कई बार ऐसा होता है भी कुछ जो अपडेट्स हैं, जैसे कोविड-19 जो पेंडेमिक है
वो हर दिन इसके लिए कोई ना कोई नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो जो पुराने अपडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं मतलब खत्म होते चले जाते हैं। तो ऐसे में कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अपडेट्स आते आते टाइम लग जाता है, तो वो डेफिनेटली आप तक जैसा भी होगा, जितना जल्दी पॉसिबल होगा तो वो जरूर पहुंचाया जाएगा उस चीज को। देखिए मैं यहाँ पे बात कर रहा था भी अश्वगंधा की। अश्वगंधा सिर्फ ताकत देने का काम नहीं, बॉडी को क्लीन करने का काम, बल्ले का काम, रसायन का काम यहाँ पे करता है, स्ट्रेस को खत्म करने का काम यहाँ पे करता है, हमारे सर्कुलेशन को नॉर्मल करता है, और सर्कुलेशन के अलावा हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ देने का जो काम करता है वो अश्वगंधा करता है। अब अश्वगंधा लिया किस तरीके से जाए? कुछ लोग बोलते हैं भी अश्वगंधा बहुत कड़वा होता है, डेफिनेटली इसका इसका भी एक तरीका होता है, लेने की विधि होती है। अश्वगंधा क्या कीजिए भी आप एक चम्मच अश्वगंधा लीजिए, एक गिलास दूध लीजिए और एक गिलास पानी लीजिए। आप एक गिलास दूध और एक गिलास पानी जब साथ में पकाना शुरू करेंगे तो उसमें एक अश्वगंधा एक चम्मच डाल दीजिए, सिर्फ एक चम्मच अश्वगंधा डाल दीजिए। और जब पूरा पानी उड़ जाए या पीछे सिर्फ दूध रह जाए तो ऐसे में आप उसके अंदर शहद वगैरह डाल के भी ले सकते हैं। तो वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं शहद जो है वो कहीं ना कहीं आपको शहद आप ले सकते हैं डेफिनेटली। कोई इसमें मतलब शुगर के पेशेंट्स में अगर शुद्ध शहद है तो शुगर के पेशेंट ले सकते हैं, ऐसा कोई इसमें मतलब नहीं है। शक्कर डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत मीठा भी डाल सकते हैं, तो वो चीज आप ले सकते हैं। तो घर में जो बुजुर्ग लोग हैं डेफिनेटली उनको भी अगर ये चीज दी जाए तो मतलब एक बहुत अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा, एक बॉडी को क्लीन करने का काम करेगा, वीकनेस नहीं आने देगा। कहीं ना कहीं हमारा हर सिस्टम, बॉडी के हर सिस्टम को वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस रिलीव करने का काम करता है। हर सिस्टम से जब स्ट्रेस रिलीव हो गया तो हर बॉडी का ऑर्गन एक बहुत अच्छे नॉर्मल उसमें फंक्शनिंग करेगा। तो डेफिनेटली अश्वगंधा बहुत एक ड्रग ऑफ चॉइस है जो हर कोई ले सकता है। जिस विधि से मैंने आपको बताया वो विधि से आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। ओके, अब जो तीसरी चीज यहाँ पे आती है जिसके बारे में मैंने कई लोगों को क्या होता है अभी ना तो कोई मतलब खांसी होता है, ना कोई जुकाम होता है, ना कोई बुखार होता है, तो एकदम से कई बार ऐसा होता है भी रात के टाइम सोते सोते या दिन के टाइम में उनको एकदम से मतलब भी सांस के अंदर तकलीफ आनी शुरू हो जाती है, ब्रेथलेसनेस होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं जब आप घर के अंदर है? तो ऐसे में कौन सी एक ऐसी विधि है जो बेसिकली आप इस चीज के अंदर अपना सकते हैं? देखिए ऐसे में क्या करना है, अभी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एरंडी का तेल है तो वो सबसे बेस्ट है। एरंडी का तेल नहीं है तो आपके पास तिल का तेल होगा, घर के अंदर ऑलिव का तेल होगा, या आपके घर के अंदर पकाने वाले मूंगफली का तेल होगा, सरसों के जो ये बेसिकली सनफ्लावर ऑयल जिसे हम बोल देते हैं उस चीज का ऑयल होगा। तो जब आप उस चीज के अंदर क्या कीजिए, आप अगर थोड़ा सा अगर आपके पास सेंधा नमक है तो आप उस सेंधा नमक को थोड़ा सा मिला लीजिए। आप क्या करिए हल्का सा 1 या 2 चम्मच उसे लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लीजिए। अगर सेंधा नमक नहीं तो सिंपल नमक भी आप मिला सकते हैं, तो वो काला नमक मिला लीजिए, वो भी बेस्ट है। मिलाने के बाद क्या कीजिए, उसे हाथ की हथेली पर लेने के बाद आप क्या करें भी जो जिन लोगों को ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जो है आप उस चीज से मसाज करिए। जैसे जैसे धीरे धीरे आप मसाज करते जाएंगे, क्योंकि जो ये सलाइन होता है आयुर्वेद के अंदर बेसिकली बोला गया है जो सलाइन अलोंग विद ऑयल ये कहीं ना कहीं स्वेलिंग और कहीं ना कहीं कंजेशन को ना रिलीव करने का काम करता है। ठीक है, जब आप एरंड के तेल के या इस चीज के साथ साथ तेल, क्योंकि बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है अंदर के साथ, जब तेल के साथ नमक अंदर एब्जॉर्ब होगा तो कहीं ना कहीं ब्रोंक डायलेशन का काम करेगा। तो ऐसे में ये जो विधि है आप घर पे रह के अपना सकते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ जो है आप मसाज करेंगे तो मसाज करने से कहीं ना कहीं जो आपके फेफड़े थोड़ा सा आपको एक इमीडिएटली आपको 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर शायद आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे तो मैक्सिमम केसेस के अंदर आराम मिलना शुरू हो जाता है, अगर फिर भी नहीं आराम मिल रहा तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं भी जो स्टीम है, जैसा मैंने आपको बताया भी नीम और बेसिकली गिलोय है। देखिए नीम और गिलोय वो चीज है जो बेसिकली आप उसको 100 ग्राम अगर 2 लीटर पानी के साथ डाल के उसकी अगर स्टीम लें तो वो कहीं ना कहीं एक मतलब बहुत बेस्ट वो है रेमेडी है जो कहीं ना कहीं आपके चेस्ट की किसी भी हद तक की चेस्ट की कंजेशन को खोलने का काम करती है। और देखिए ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं हमने खुद मतलब ऑब्जर्व किए हैं, देखे हैं, जिनके अंदर सिर्फ स्टीम लेने से जिनकी ऑक्सीजन 80 तक थी वो कहीं ना कहीं रिलीव होकर 93 तक पहुंच गई। सिर्फ ये एक जो टेक्निक आपको बताइए स्टीम की, और ये इस स्टीम से लाखों लोग जो हैं वो आज फायदा ले रहे हैं। बहुत लोग इस चीज से फायदा ले रहे हैं क्योंकि स्टीम अलोंग विद जो नीम है, क्योंकि नीम ये ना नीम के बारे में अगर मैं बोलूं, नीम ना सर्व रोग हरेशु नीम, मतलब भी जितने भी रोग हैं पूरी दुनिया के अंदर उनको हरने का काम, सबसे बड़ा एंटी वायरल है नीम और एंटी फंगल भी है नीम।
तो एंटीवायरल की प्रॉपर्टी होने के बाद ये जो नीम है और ये जो गिलोय है, ये दोनों जब आपस में मिक्स जाते हैं तो एक मतलब उसके बाद जब हम हमारे फेफड़ों के अंदर सीधा एक्ट करते हैं तो बहुत हद तक ये मतलब कहीं ना कहीं पैथोलॉजी को खत्म करने का भी काम करते हैं। और इसके पीछे अगेन मैं एक मतलब भी बहुत बड़ा साधुवाद जाता है भी सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा, जिनकी जिनकी ये टेक्निक से आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा आराम मिला है। डेफिनेटली लाखों लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा सेंट डॉक्टर एमएसजी जो हैं बेसिकली उनकी ये विधि, क्योंकि वो बहुत बड़े एक आयुर्वेद भी हैं, उन्होंने आयुर्वेद को बहुत अच्छे से पढ़ा भी है और आयुर्वेद को बहुत हद तक उन्होंने अपनाया भी है, बहुत बड़े एक आयुर्वेदाचार्य भी हैं वो। तो इसीलिए उनकी इस टेक्निक से बहुत लोग जो हैं वो फायदा ले रहे हैं। फिर एक मैं यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए बेसिकली हर किसी को पता होता है भी जो गिलोय है वो कहीं ना कहीं बुखार के अंदर बुखार को कम करने का काम बहुत हद तक करती है। अब ऐसे में क्या होता है कि बुखार के अंदर कम करने का काम करती तो है, बट फॉर एग्जांपल किसी तो भगवान ना करे घर के अंदर किसी भी ऐसे जो किसी को भी अगर फॉर एग्जांपल बहुत तेज बुखार हो जाता है तो ऐसे में क्या करना होता है। ऐसे में आप एक काम कीजिए भी फॉर एग्जांपल आपके आसपास गिलोय नहीं है, आप तुलसी तो अवेलेबल होगी, गिलोय से बहुत ज्यादा कॉमन होती है तुलसी, जो हर कहीं घर में किसी ना किसी के घर पे मिल ही जाती है। तुलसी के 10 पत्ते लीजिए, 10 पत्ते लेने के बाद आप उसके अंदर 2 लौंग डालिए और लौंग डालने के बाद आप उसका काढ़ा बनाइए। ठीक है, काढ़ा बनाने के बाद क्या करिए, आप उस काढ़ा बनाने के बाद उस काढ़े को पीजिए और पीने के बाद अगर आपके पास कंबल है रजाइए कुछ उसको लेके ओढ़ जाइए और पूरी बॉडी को एक पसीना आने दीजिए, गर्मी आने दीजिए। विद इन 1 आवर अगर मैं बोलूं तो आपको कहीं ना कहीं मतलब भी आपको फील होगा कि जो बुखार है वो काफी हद तक कम हो चुका है। जब पसीने के रहे रास्ते से जब बुखार पूरा बॉडी से बाहर निकल जाता है, जब अंदर शरीर में गर्मी पैदा होगी और वो बुखार पूरा निकल जाएगा। और ये रात की इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर आप कर सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर फॉर एग्जांपल आसपास कोई डॉक्टर नहीं है, कोई आप नहीं आ सकते, किसी गाँव में हो, कोई साधन उपलब्ध नहीं हो पाता, तो ऐसे में आप ये चीज कर सकते हैं। और 10 पत्ते नीम के 10 पत्ते और ऐसे में और 2 लौंग लेके उसको उबाल के उसका काढ़ा बना के अगर आप पी लेते हैं और उसको काढ़ा बनाने के बाद जो काढ़े की एक नॉर्मल जो अमाउंट होती है वो कहीं ना कहीं 50 ml होती है, इतनी ही अमाउंट के अंदर आपने काढ़ा लेना है, इससे ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना, या उससे भी थोड़ा सा कम मान के चलिए। तो 50 ml तक का काढ़ा हर किसी के लिए सूट कर जाता है। तो किसी किसी जिनकी पित्त प्रकृति होती है, जिनको गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होती है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा कम अमाउंट में लेना चाहिए। तो ऊपर रजाई वगैरह कंबल वगैरह ओढ़ के आप ये चीज ले सकते हैं और ये मतलब इमीडिएटली कहीं ना कहीं बुखार को कम करने का काम करेगी। अब फिर आता है भी कुछ लोगों को क्या होता है भी गले के अंदर ना थोड़ी सी इरिटेशन होने लग जाती है, गले के अंदर थोड़ी सी चोकिंग होने लग जाती है, या कह लो खराश सी होने लग जाती है, और वो कई बार खराश इतनी ज्यादा बढ़ जाती है भी कहीं ना कहीं हमें इरिटेट करने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है भी आप के हर किसी के घर में देखिए हरड़ होगी या त्रिफला तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होता है हर किसी के घर में। आजकल त्रिफला इतना कॉमन हो चुका है या हरड़ भी इतनी कॉमन हो चुकी है। ऐसे में अगर मान लो बड़ी हरड़ आपके पास है, उसके छोटे छोटे पीस लीजिए और उस छोटे छोटे टुकड़े काट के जब आप उसको मुंह में रखते हैं चूसते चले जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आराम देना चल आपको खुद महसूस होगा भी आपके जो गले में है वो कहीं ना कहीं आराम होना आना शुरू हो चुका है। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे ये बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल आपके पास हरड़ नहीं है तो ऐसे में क्या कीजिए आप मुलट्ठी। देखिए मुलट्ठी जो है ना एक आयुर्वेद का बहुत बड़ा स्टीरॉयड है। ठीक है, नेचुरल स्टीरॉयड है जो कि किसी भी साइड इफेक्ट के उसमें नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, मुलट्ठी जब आप लेते हैं, मुलट्ठी को जब आप चूसते हैं, क्योंकि एक और बात मैं यहाँ बता दूं कि मॉडर्न के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टीरॉयड हैं जो कि इसी मुलट्ठी से ही बने हैं और वही स्टीरॉयड कहीं ना कहीं लाइफ सेविंग ड्रग्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। मुलट्ठी इतनी बड़ी स्टीरॉयड है तो डेफिनेटली अगर जब आप मुलट्ठी लेते हैं तो मुलट्ठी लेके आप इस चीज को जब गले में रखते हैं या उसका बार बार आप रस चूसते हैं तो आपके घर में बहुत सारे बुजुर्ग और लोग कहीं ना कहीं आपको इस चीज के बारे में राय भी देते होंगे, यष्टि मधु बोल देते हैं या मधु यष्टि भी बोल देते हैं। तो ऐसे में सॉरी मुलट्ठी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जो मुलट्ठी है वो कहीं ना कहीं आपके बहुत बुजुर्ग वर्ग जो घर के अंदर होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको इस चीज के बारे में राय भी देते होंगे। तो उसके अंदर से रस जो निकलता है वो बहुत ज्यादा हमारे जो गले के अंदर ईचिंग होती है, खराश होती है, उसको आराम देने का काम करता है, बहुत हद तक आपको आराम दे सकता है। खासकर खांसी में भी जो घर के अंदर बुजुर्ग लोग होते थे वो इस चीज के बारे में रिकमेंड करते थे भी आप मुलट्ठी जो है उसको चूसते रहिए। और दूसरा यहाँ पे मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल किसी भी तरह का जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है उसमें जो एक सौंठ है ना, सौंठ बोलते हैं सूखी हुई अदरक को, सौंठ जो होता है या सौंठ का चूर्ण होता है या सौंठ होती है,
इसका जो काम है ना बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि सौंठ जो है दुनिया की सबसे बड़ी पेन किलर्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, पेन किलर्स भी आ जाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी आ जाती है। अगर किसी को फॉर एग्जांपल कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं भी, सौंठ लीजिए, सौंठ को ना एक अध पका सा, मतलब घी के अंदर थोड़ा बहुत फ्राई कीजिए। ठीक है, पूरा फ्राई नहीं करना, हाफ फ्राई करना है। और हाफ फ्राई करने के बाद बिल्कुल आधा ही उसको फ्राई करना है, आधी कच्ची होनी चाहिए और आधी फ्राई की होनी चाहिए घी के अंदर। और उसके बाद जब आप उस सौंठ का आप छाती के अंदर मसाज करते हैं, फॉर एग्जांपल गले के अंदर इरिटेशन उससे का मसाज करते हैं, नाक के अंदर प्रॉब्लम उससे मसाज करते हैं, या इवन पेट में भी दर्द अगर उसमें भी अगर आप मसाज करते हैं तो बहुत आराम मिलने वाला है। कईयों को पेट दर्द होता है तो उसमें उस चीज का मसाज करे, उस सौंठ के चूर्ण का अगर आप मसाज करते हैं तो बहुत हद तक आपको उस चीज का रिलीफ मिलने वाला है। क्योंकि जो सौंठ होती है वो एक बहुत बड़ी एंटी पेन, मतलब एक पेन किलर है, आयुर्वेद की बहुत जबरदस्त एक पेन किलर होती है, जो कि काफी हद तक हर कहीं ना कहीं हर जो कहीं भी दर्द है या इन्फेक्शन है उसको काम करने का काम सबसे ज्यादा कर सकती है। इवन ये भी फॉर एग्जांपल जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको पहले अश्वगंधा बताया, तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अश्वगंधा के साथ सौंठ भी रख सकते हैं और सौंठ को थोड़ा सा उबाल के अगर आप लेते तो जिनको पेन होता है 2-3 दिन में कहीं ना कहीं उनका पेन भी कम होना शुरू हो जाता है, दर्द जो जोड़ों के दर्द से उनको आराम मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप ये चीज कर सकते हैं। फिर अब क्या होता है कि कईयों को बुखार भी बहुत ज्यादा होता है, खांसी एकदम से क्या होता है, बुखार शुरू हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, सांस में तकलीफ होगी, सर्दी वगैरह लगनी शुरू होगी, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप भी, आपके घर के अंदर या फिर रसोई के अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं जो शुद्ध घी होता है। शुद्ध घी मतलब या तो आपकी आंखों के सामने निकला हुआ वो घी हो, या घर के अंदर जब कोई दूध आता है, दूध में मलाई होती है, उसी मलाई में घर की जो खास करके माता बहनें होती हैं वो उस मलाई से जो है घी बनाती हैं। तो उस घी को लीजिए आप, 4 चम्मच लीजिए, 1 चम्मच उसके अंदर हल्दी डालिए, और 2 चम्मच उसके अंदर आप अदरक डाल सकते हैं, अदरक का चूर्ण डाल सकते हैं, और थोड़ा सा आप उसके अंदर 20 ग्राम गुड़ डाल दीजिए। इस चीज को जब आप पकाएंगे, घी के अंदर थोड़ा बहुत पकाएंगे, मिलाएंगे, और गरम गरम जब आप इस चीज को लेते हैं, पकाने के बाद जब आप गरम गरम इस चीज को लेते हैं तो आपको इमीडिएटली बहुत हद तक आराम, जैसे मैंने आपको बताया भी सौंठ का यहाँ पे काम मैंने आपको बताया, फिर से यहाँ पे भी आप चाहे तो इसके अंदर सौंठ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो अदरक है वो अदरक यूज की गई है, जो सौंठ होती है वो सूखी हुई अदरक होती है, तो उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक चीज बहुत हद तक आपको मतलब काम करने का काम करेगी। फिर यहां पे आ जाता है भी, जैसे किसी ने बीच में पूछा था भी बच्चों के अंदर हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, बच्चों के अंदर जो सबसे बड़ा काम होता है वो बच्चों के अंदर जो सबसे बड़ा नरिशमेंट देने वाला चीज होती है वो होती है दूध। अब कुछ बच्चों को ये होता है भी वो दूध पीते नहीं है, उनको नहीं आदत होती है, वो आनाकानी करते हैं दूध पीने से। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं भी, दूध को थोड़ा सा टेस्टी बना के दे सकते हैं। अगर आप उसकी जगह फॉर एग्जांपल ये चीज ना डालकर अपना हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा इस चीज की अगर आप अवॉइड करके, या इस चीज के अंदर आप फॉर एग्जांपल एक 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 गिलास दूध के अंदर अगर आप मान लो फिर 4 चम्मच मिश्री ले लीजिए, और 1/4 जो चम्मच का हिस्सा है, 1/4 हिस्सा उसका काली मिर्च ले लीजिए, 4 चम्मच मिश्री ले लीजिए, 1/4 हिस्सा जो है वो क्या होता है अपनी काली मिर्च, ठीक है, उसको ले लीजिए। अब उसको क्या करना है, आपने अच्छे से दूध के अंदर उबालना है। ठीक है, दूध के अंदर उबालने के बाद जब बहुत अच्छे से दूध रच गया तो उसको छानने के बाद आप क्या करें भी, उसके अंदर 1 चम्मच घी डालें और 2 चम्मच शहद डालें। अब ऐसे में जो काम है वो देखिए, काली मिर्च तो उसके अंदर काम चली गई है, और काली मिर्च ने भी बहुत हद तक करना होता है। जो मिश्री है आप वो डाल सकते हैं, मिश्री है उसने मीठा कर दिया, उसके बाद आप घी डाल रहे हैं और शहद डाल रहे हैं। ये एक ऐसे मतलब भी दूध का इतना अच्छा टेस्ट आएगा भी, बच्चे उसे बार बार मांग कर आपसे पिएंगे, मतलब इतनी जबरदस्त चीज है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये इसके अंदर चूज किया गया, काली मिर्च यूज की गई है, शहद यूज किया, घी यूज किया, ये कहीं ना कहीं जो हमारे फेफड़ों में, ये आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा नुस्खा है जो कि हम बच्चों के लिए वाकई में अप्लाई कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, और बच्चों के अंदर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम करता है। जो बच्चों के अंदर, मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा भी, आप सिंपल एक गिलास दूध ले लीजिए जितना, और उसके अंदर 4 चम्मच आप मिश्री मिला दीजिए, चीनी की बजाय मिश्री मिला दीजिए, और उसके अंदर आप 1/4 हिस्सा, बिल्कुल आधे का भी आधा चम्मच, तो 1/4 हिस्सा जो होता है वो काली मिर्च डाल लीजिए। काली मिर्च, उसके बाद क्या होता है, इसको आप 5 मिनट तक जैसे पकाएंगे, पकाने के बाद आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच घी डाल सकते हैं, और उसके बाद 2 चम्मच आप इसके अंदर शहद डाल सकते हैं। ठीक है, घी और शहद बराबर अमाउंट में नहीं डालना। ठीक है,
तो ये चीज करने के बाद एक बहुत अच्छा टेस्ट दूध का आता है, और ऐसे में बच्चे जो हैं बहुत मतलब खुशी से इस चीज को पीते हैं। ये एक तरह का आयुर्वेदिक ड्रिंक है जो डेफिनेटली आप बच्चों को दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये थे कुछ घरेलू नुस्खे जो हम बात कर रहे थे इस चीज के बारे में। अब जो बेसिकली मैं यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे मैंने बीच में बात किया भी, अक्सर मैंने कुछ एक नुस्खे जो आपको बताए आयुर्वेद के, ये चीज आप मतलब ले सकते हैं, कर सकते हैं, जैसे कि चाहे मुनक्का हुआ, चाहे काली मिर्च हुई, या नीम का जैसे मैंने आपको बताया, या सौंठ का जैसे मैंने आपको बताया। तो इन सब का मिला के एक जो काढ़ा है वो आप किस तरीके से बता सकते हैं, वो काढ़ा MSG इम्यूबूस्ट। देखिए जितने भी मैंने पीछे जो मतलब घरेलू नुस्खे जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जिक्र की हैं, कहीं ना कहीं वो उनके जो कंटेंट हैं, जो भी कंटेंट है, जैसे मैंने बुखार के लिए आपको बताया अभी 10 नीम तुलसी के पत्ते लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए, वो सारे कहीं ना कहीं इस MSG इम्यूबूस्ट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इस चीज का काढ़ा बहुत लोगों ने इस चीज को आजमाया है, लाखों करोड़ों लोगों ने इस चीज को आजमाया है। 4-5 करोड़ लोग जो हैं जो आज इस चीज को आजमा रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं बुखार, खांसी, सरदर्द, मतलब सिर में हैवीपन, इन चीजों से बहुत ज्यादा आराम मिला है। ये इतनी जबरदस्त चीज है MSG इम्यून बूस्ट। अब इसके अंदर है क्या, तुलसी के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, गिलोय है, लौंग है, हल्दी है, मुलट्ठी है, अजवाइन है, ठीक है, सौंठ है जिसका मैंने आपको जीरा है। ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं, गिलोय हुई, सौंठ हुई, इन्हीं चीजों के बारे में ही मैंने आपको बताया, इन्हीं चीजों के बारे में ही मैंने आपको पहले बताया। तो ओवरऑल ये जो किस क्वांटिटी के अंदर, जिस क्वांटिटी के अंदर बताई गई है, और ये काढ़ा अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ भाई, इसके लिए कोई शब्द नहीं है अगर मैं बयान करूं भी, इतनी जबरदस्त चीज है ये, आयुर्वेद का इतना जबरदस्त नुस्खा है जिसके द्वारा बहुत लोगों को आराम मिला है। और अगेन इस चीज के पीछे साधुवाद जाता है, बहुत बड़ा एप्रिसिएशन जाता है सैन डॉक्टर MSG को, जिन्होंने बेसिकली जो कि बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, जिन्होंने एक बहुत मतलब जन कल्याण के लिए ये चीज जो है बताई है। तो फिर से मैं आपको बोलूंगा कि आप इस काढ़े का 2 या 3 दिन के छोड़कर रेगुलर इस चीज का सेवन करते रहिए, और स्टीम लेते रहिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया प्राणायाम, वो चीज करते रहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो बहुत हद तक आपको मतलब एक बचाने का काम करती हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती हैं, किसी भी बीमारी से लड़ने की आपको ताकत देती हैं, आपके शरीर को मजबूत बनाती हैं। तो ऐसी ना जाने कितने ही मतलब अनगिनत जो इफेक्ट्स हैं वो आप इस चीज से ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया भी, कौन कौन से ऐसे आयुर्वेद के जो घरेलू नुस्खे हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, और ये हम सिर्फ एज ए फर्स्ट एड यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको चेस्ट कंजेशन के लिए बताया अभी, फॉर एग्जांपल सेंधा नाम के लीजिए या तेल लीजिए, उसको मालिश कीजिए। देखिए जैसे ही आप उसको एक बार आराम मिल जाता है, नेक्स्ट डे डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट, आपने ट्रीटमेंट के लिए जरूर जाना है। ठीक है, तो यहां तक कि मतलब आप ट्रीटमेंट के लिए जाइए, ट्रीटमेंट करवाइए, ये एक तरह का फर्स्ट एड होते हैं या घर के घरेलू नुस्खे होते हैं जिससे कहीं ना कहीं हम एक बार आराम ले सकते हैं, और डेफिनेटली कईयों को तो परमानेंट भी आराम होता है, तो आप ले सकते हैं। आयुर्वेद को डेफिनेटली अपनाइए, और कहीं ना कहीं ये आज जरूरत है इस चीज की, हम इस चीज के मतलब आयुर्वेद को अपनाएं, इस चीज में खड़े हों, और कहीं ना कहीं हम अपना, और अपना ही नहीं बहुत सारे मतलब पूरी सोसाइटी का भला कर सकते हैं लोगों का। तो आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है भी, बेशक कोरोना महामारी के केसेस जो हैं वो कम आ रहे हैं, बट आपने कहीं ना कहीं पूरा बचाव रखना है, मास्क जरूर पहन के रखना है, सैनिटाइज करते रहना है। और ऐसे में आप लोग, आज के सेशन में हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, आज के सेशन में इतना ही। आपसे कल फिर 7 बजे मुलाकात होगी किसी नई टॉपिक के साथ। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और जितना हो सकता है मैक्सिमम आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इस प्रोग्राम को शेयर जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। तो हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद।